अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी बैठे हैं सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 5 उसका नॉलेज 5.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। और इस नॉलेज में हम क्या सीखेंगे? क्राफ्टिंग केमिकल इक्वेशंस। यानी कि हमें यह समझ आ जाएगा कि जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो किस तरह से एक इक्वेशन बनती है। मसलन मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं जी N2 प्लस 3H2 यू विल गेट अमोनिया। अब ये जो मैंने इक्वेशन क्राफ्ट की है इसके कुछ रूल्स होंगे, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। और इस इक्वेशन को क्राफ्ट करने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कितने ग्राम नाइट्रोजन लेना है, कितने ग्राम हाइड्रोजन लेना है, तो कितने ग्राम अमोनिया बनेगा। ये इक्वेशन क्यों बना रहे हैं? ताकि हमने जो पीछे मोल्स का कंसेप्ट पढ़ा है वो अब इक्वेशंस पे क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। क्या मैंने बोला? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जो एसएलओज हैं आज के, ये दो एसएलओज हैं। कंस्ट्रक्ट केमिकल इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट केमिकल इक्वेशन एंड आयनिक इक्वेशन टू शो रिएक्टेंट फॉर्मिंग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल। यानी कि हमें केमिकल इक्वेशन को बनाना है जिसमें दो तरह की हम बेसिकली इक्वेशन पढ़ेंगे, एक नॉन आयनिक इक्वेशन और एक आयनिक इक्वेशन। और दोनों के अंदर हमने क्या करना है, शो करना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और साथ साथ हमने उनके सिंबल्स मेंशन करने हैं। सेकंड एसएलओ क्या है कि हमें डिड्यूस करना आना चाहिए, अखज करना आना चाहिए द सिंबल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल्स फॉर्म द केमिकल रिएक्शन इवन गिवन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। यानी एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, हमें एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। हमें उस इंफॉर्मेशन से क्या करना है, रिएक्टेंट को बकायदा सिंबल्स की शक्ल में लिखना है और उससे बकायदा कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो भी हमें क्या करने हैं, मेंशन करने। बहरहाल एसएलओस जब हम सारे लेक्चर समझेंगे, ये दो लेक्चर्स में हमारा नॉलेज खत्म होगा, उसके बाद हमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन एसएलओस से जो हमें स्किल अचीव होगा, हमें क्या करना आएगा, हमें एनालाइज करना आएगा केमिकल एंड आयनिक इक्वेशन को इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल टू एक्यूरेटली प्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। यानी कि एक तो हम केमिकल इक्वेशन को एनालाइज करना सीख जाएंगे, किस तरह से लिखनी है, किस तरह से बनाना है उसको, साथ साथ हम उसके सिंबल्स भी सीख जाएंगे एक्यूरेटली। और फर्दर हम देख लेंगे किस तरह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करना होता है। डिड्यूस सिंबल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशंस क्या होती है ये भी हम देखेंगे फॉर अ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये हमारा आज का टारगेट है। लेकिन इससे पहले, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले हम पहले प्रैक्टिस करेंगे कल जो हमने सीखा था नंबर ऑफ पार्टिकल को अप्लाई करने का तरीका। तो आज थोड़ी सी उसकी एक एक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इसमें आएंगे। ये जरा प्लीज आप जरा ओके जी। फार्मूला क्या है जी? कल वाले मैं सवाल पहले हल करवाऊंगा, इसको हम आज बाद में देखते हैं। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी कल, तो एक एक सवाल हम उसका हल करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद बेटा आपको फिर मैं बता रहा हूं कितनी चीजें हो सकती हैं, चार चीजें हो सकती हैं। कौन कौन हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद? शाबाश। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के अलावा दूसरी चीज क्या हो सकती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरी चीज क्या हो सकती है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। और चौथी चीज क्या हो सकती है? नंबर ऑफ आयंस। मैं इन चारों कंडीशंस को एक एक सवाल के साथ हल करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 24 ग्राम कोयला पड़ा हुआ है। इस 24 ग्राम कोयले में कितने कार्बन एटम्स होंगे, मुझे यह फाइंड करना है।
तो मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, शाबाश, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू mass over atomic mass multiply by Na। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने सीखा हुआ है। शाबाश, कैलकुलेटर निकाल लो और बताओ मास कितना है, 24। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12। मल्टीप्लाई करूंगा इसको 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो बेटा क्या जवाब आएगा, ये से कटेगा तो 2, 2 ज़रब 6.02, 2 ज़रब 10 की ताकत 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.04 ज़रब 10 की ताकत 23। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये फार्मूला एग्जीक्यूट करना बता दिया जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको डील करने हैं। अब मैं आपको एक और सिचुएशन आपके साथ हैंडल करूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 50 ग्राम पानी है, 50 ग्राम वाटर, और मुझे बताना है इस 50 ग्राम वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जी बेटा बताओगे कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। स्लाइड चेंज होगा, क्या चेंज होगा, शाबाश, नंबर ऑफ एटम की बजाय क्या वर्ड आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। शाबाश, कौन से मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। किसके बराबर है, शाबाश, मैस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। जल्दी बताओ बेटा, मास कितना है 50 और पानी का मोलर मास कितना होता है 18, 16 जमा 2 18। ये आपको क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। जी बच्चे जल्दी से बताओ डिवाइड करके क्या आंसर आता है, 50 को 18 पे तकसीम करो, बस ठीक है, 2.77 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। बहरहाल इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, दो सिनेरियोज हो गए, कितने रह गए हैं, दो रह गए हैं, क्या क्या, फार्मूला यूनिट एंड नंबर ऑफ आयंस। ठीक हो गया, तो एक और सवाल हल करते हैं। शाबाश, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड पड़ा है, और कितना पड़ा है, ये 500 ग्राम पड़ा है। मुझे बताना है कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड की तादाद कितनी होगी। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे, वही फार्मूला, तादाद निकालनी है। शाबाश बताओ क्या आएगा, नंबर ऑफ, शाबाश, कैल्शियम क्लोराइड बराबर है मैस ओवर फार्मूला यूनिट मैस मल्टीप्लाई बाय Na। जल्दी बताओ जी, मैस कितना है 500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। नीचे बेटा क्या आएगा, फार्मूला यूनिट मैस। यहां पे मैं रोक रहा हूं, सिंपल क्या करना है, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल से देखोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो क्लोरीन है। बताओ बेटा कितना होता है, 71 प्लस 40, जी 111 या हाँ ठीक है, 111, 111, 111 इसका मोलर मास आएगा। ठीक है, और मैं यहां लिखूंगा 111। ठीक है, बाकी आप इसको डिवाइड वगैरह करके क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आपको यहां से क्या तादाद मिलेगी, शाबाश, कैल्शियम क्लोराइड की तादाद मिल जाएगी। जी बेटा लास्ट सिनेरियो है, उसके बाद हम अपने आज के एसएलओ पे चलेंगे, और वो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर SO4-2 सल्फेट आइंस पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं सल्फेट आइंस, फॉर एग्जांपल 50 ग्राम। कितने ग्राम है बेटा, 50 ग्राम। तो अब हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ सल्फेट आइंस। शाबाश, क्या करूंगा, वही लिखूंगा, मास, नीचे क्या आएगा, आयनिक मास मल्टीप्लाई बाय Na। शाबाश, मास कितना है 50 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइड करूंगा आयोनिक मास के साथ।
जी बेटा आयनिक मास कैसे निकालते हैं, आपको पता है सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने पहले भी बताया हुआ था कि चार्जेस का मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है और मास के अंदर इलेक्ट्रॉन के लेन देन का कोई काम नहीं होता, क्योंकि मास, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 96। अब आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करके आपको नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, सल्फेट आयंस मिल जाएंगे। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, कुछ नया नहीं पढ़ा, ये सिर्फ हमने पुरानी बात को 4 डिफरेंट केसेस में क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है। ओके ठीक है, बहरहाल ये हो गया। वापस चलते हैं हम अपने एसएलओस की तरफ, और आज के जो हमारे एसएलओस थे वो मैं आपको बता चुका हूं। हमने क्या सीखना है, क्राफ्टिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक हो गया। और याद रखो जो इससे पिछला नॉलेज है जिसमें हमने मोल्स वगैरह पढ़े हैं, वो सारे का सारा नॉलेज केमिकल इक्वेशन को क्राफ्ट करने में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। जी डियर फ्रेंड्स, तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं, जब भी आपने कोई केमिकल इक्वेशन बनानी होती है तो 2 लॉज हैं जो पहले आपको समझने पड़ेंगे। हमारे एसएलओ में अनफॉर्चुनेटली वो लॉज नहीं पढ़ाए हुए, लेकिन उनको पढ़ाना जरूरी था। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए वो लॉज का समझ आना बड़ा जरूरी है। उनमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ मैस एक्शन, सॉरी, लॉ ऑफ मैस कंजर्वेशन। शायद आपने पहले भी इसका नाम सुना हो, लॉ ऑफ मैस कंजर्वेशन का। क्या मतलब होता है लॉ ऑफ मैस कंजर्वेशन, कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैस ना तो प्रोड्यूस होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होता है, चेंज होता है। दिस इज लॉ ऑफ मैस कंजर्वेशन। अब दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों पहले समझते हैं फिर आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अब इन दोनों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है क्या, बेटा आप मुझे बताओ, आप अमेरिका जाओ और अमेरिका से पानी पियो तो उसका फार्मूला क्या होगा, H2O होगा। चलें आप पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान में आप चलते हैं धोबी घाट चौक में, ठीक है, वहां पर जो पानी मिलेगा उसका फार्मूला क्या होगा, H2O। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया में किसी भी मुल्क चले जाओ पानी का फार्मूला क्या है, H2O, वही है। इस कानून को क्या नाम देते हैं बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या मतलब है इसका, इसका यह मतलब है कि मान लीजिए आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा नहीं होगा कि ये H2O2 बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं इस कायनात में, जब भी वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनके रिएक्शन करने का जो तरीका है वो डेफिनेट है, फिक्स है। क्या फिक्स है, फिक्स ये है कि वेन एवर अ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन यू विल ऑलवेज गेट H2O, 2:1। हमेशा 2 हाइड्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन मिलेगा। इस कानून का नाम क्या होता है बेटा, शाबाश, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जब भी आपने कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त आपने किस कानून का ख्याल रखना है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, तो बताओ बेटा क्या बनेगा, शाबाश, N2H2, ये बनेगा, नहीं, ये तो मैंने जस्ट एलिमेंट्स को जमा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जब भी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो यू विल गेट अमोनिया, आपको अमोनिया मिलेगा एट अ सर्टेन कंडीशंस। वो क्या है कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह, वो हमारा भी डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है। अभी हमने क्या समझना है कि जब भी एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो ऐसा नहीं होता कि वो दोनों आपस में जस्ट क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं। जी, तो पानी होता है जो पानी फिल्टर करते हैं, पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाने के वो पार्टिकल्स फॉर्मूला के ऐसे नहीं करते। वही बड़ा अच्छा सवाल किया, मसलन बच्ची ने सवाल किया कि जब हम पानी को फिल्टर करेंगे तो क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं अलहदा होंगे। तो देखो बेटा, आप जब पानी को फिल्टर करते हो
तो पानी की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। केमिकल कंपोजिशन का मतलब उसका फार्मूला जो था वो वही रहता है। केमिकल के अंदर जो रेत के जर्रात होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, जिसका फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो चीजें अलहदा होंगी। तो जब आप पानी को फिल्टर करते हो तो याद रखिए उसमें उसके एलिमेंट्स, उसका जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। अच्छा, जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो यू विल गेट अमोनिया NH3 1:3 के जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा तो उसके दरमियान में रेशियो क्या होगी? 1:3। क्या होगी? 1:3। इस कानून का नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? एक और मिसाल आपको देते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहां पर एक इक्वेशन लिखते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन। शाबाश। तो क्या आपका ख्याल है AlCl2 बनेगा? नहीं, AlCl2 तो नहीं बनेगा। आपने वो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला नहीं पढ़े? उसमें याद करो क्या था? एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आता था? +3। Cl पे क्या चार्ज आता था? -1। और अगर आपको याद हो, तो ये फार्मूला बनता है AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम आपको पता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? +3। क्लोरीन पे क्या चार्ज आता है? -1। एक एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन लगाओगे तो कितने लगेंगे? 3 क्लोरीन लगेंगे। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब यहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि व्हेनेवर एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन यू विल गेट AlCl3 1:3। 1:3। ऐसा नहीं हो सकता कि एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और आपने बगैर सोचे समझे क्या बना दिया? AlCl2। ऐसे नहीं होता कि रिएक्शन के दौरान केमिकल्स जस्ट अपने आप को ऐड कर लें और इक्वेशन का प्रोडक्ट बना दें। नहीं 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 नहीं। जब वो रिएक्शन करते हैं वो फैसला करते हैं कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसने कितने बॉन्ड बनाने हैं, किसके ऊपर क्या चार्ज आना है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हमारी ये रेशियो रहेगी। समझ आ गया? इस रेशो का नाम क्या है? शाबाश, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम अगले लॉ की तरफ जाएंगे, जब तक हमें यह क्लियर ना हो जाए। चले मैं थोड़ा सा मजीद बताता हूं। देखिए बेटा, Mg और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा, शाबाश, तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए। आपको पता है कि मैग्नीशियम लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन। याद आ रहा है आपको? मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आता है? +2। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है? -2। अगर आप चाहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिले तो क्या एक मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन मिलेंगे? नहीं, एक मैग्नीशियम के साथ 1 ऑक्सीजन मिलेगा। तो क्या बनेगा? शाबाश, MgO। अगर आप में से कोई MgO2 लिखता है तो वो गलत होगा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स कितने इलेक्ट्रॉन किसने लूज करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किसने गेन करने हैं, इन तमाम बातों का ख्याल रखने के बाद साइंटिस्ट ने यह फील किया कि तमाम एलिमेंट्स जो आपस में मिलना चाहते हैं उनके दरमियान में उनके मिलने की रेशो क्या है? फिक्स। और वो रेशो के फिक्स होने के पीछे असूल कौन सा है? स्टेबिलिटी का। समझ आ गया? अच्छा, तो बताओ क्या रेशो है? शाबाश, क्या रेशो है? 1:1। एक मैग्नीशियम के साथ कितने ऑक्सीजन होंगे? 1 ऑक्सीजन होगा। आप चाइना से मैग्नीशियम ऑक्साइड लेके आओ, उसका फार्मूला भी क्या होगा? MgO। चलें जी, लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, मुश्किल वाली। शाबाश बेटा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करना चाहता है ऑक्सीजन के साथ। हाँ जी बेटा, इधर सामने देखें, कुछ सोच रही हैं आप? क्लास में ध्यान दें। आपका क्या ख्याल है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरह बनेगा? नहीं, यह गलत है। हमें यहां पे सोचना पड़ेगा कि इन्होंने कुछ डिसाइड करना है। वी नो डैट कि एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 3। इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? +3। अब ये पुराने हम पढ़ के आए हैं पहले। अब और हर ऑक्सीजन क्या चार्ज कैरी करता है? -2। तो अब खुद सोचो, अगर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को जोड़ना है आपस में
जी याद आ रहे हैं रूल्स आपको? ब्लॉक मॉडल याद आ रहा है? आयनिक मॉडल जिसमें हमने जोड़ा था। शाबाश, सोचो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को जुड़ना है, फिर मैंने बोला था एक तरीका ये भी हो सकता है, ये चार्ज यहां लिख दो और ये वाला नंबर यानी इनके नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मींस के ये बनेगा Al2O3। खुद सोचो एक एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज था? +3। दो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होगा? शाबाश, +6। दो पे क्या होगा? +6। एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज था? -2। तो तीन पे क्या होगा? -2 -2 -2। तो बताओ प्लस माइनस बैलेंस हो गए? यस। तो जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो रेशियो क्या होगी? 2:3। क्या होगी? 2:3। तो बेटा आज आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखी कि जब भी आपने एलिमेंट्स को आपस में मिलाना है तो ये नहीं होगा कि आप अंधा दोनों आप जैसे हैं वैसे लिख दो। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि इनको मिलाने से पहले पहले देखना पड़ेगा कि इनके मिलने के दौरान जो इनकी डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो कितनी है, इनके इनके अंदर क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है कि तुम एक, ये दो, ये एक, ये तीन। ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने। मुश्किल है ये चीज, एसएलओ का पार्ट भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंधाधुन आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करना। चलें जी, आई होप कि आपको यह समझ आ गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाता हूं। अगला कानून क्या था? एक कानून तो समझ आ गया, लॉ ऑफ, शाबाश, क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब दूसरा कानून है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाने लगा हूं आपको। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं अब पूरी पूरी कैलकुलेशन करूंगा, आप लोगों ने थोड़ी हेल्प करनी है। वेन एवर अ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, शाबाश, बताओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? H2O। वी ऑल नो डैट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान में जो एग्रीमेंट है, प्रपोर्शन है इनके रिएक्शन करने की, वो क्या है? 2:1। दो हाइड्रोजन होंगे तो एक ऑक्सीजन होगा। चलो शाबाश, ये तो हमने डेफिनेट प्रपोर्शन के मुताबिक, डेफिनेट प्रपोर्शन के मुताबिक इक्वेशन को लिख दिया। क्या इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस होने का मतलब क्या है? जितने रिएक्टेंट होने चाहिए प्रोडक्ट भी उतना ही होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले देखो रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? दो। इधर कितने हैं हाइड्रोजन? दो। हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन तो बराबर है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? एक। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। उधर दो है, इधर एक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे यहां पर ऐड करना पड़ेगा 2, ताकि ऑक्सीजन कितने हो जाए? 2 हो जाए। लेकिन इस 2 को ऐड करने से एक मसला खराब हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। दो तो थे, लेकिन अब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब है 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हो गए। अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हम हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर बैठे हैं। सोचो क्या करें? शाबाश सर, परेशान क्यों हो रहे हैं? इधर भी 2 लगा दें, इधर भी 2 लगा दें। देखो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। उधर भी कितने हैं? 4। इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 1। उधर भी कितने हैं? 1। ये मैसेज जरा देखें क्या है। वेरी गुड। तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस इक्वेशन। आपने जब एक दफा डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक इक्वेशन बना दी, उसके बाद अगला काम क्या है? इक्वेशन को देखो, इधर और इधर वाली सारी चीजें बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो फिर आगे जाना है, अदरवाइज आगे नहीं जा सकते आप। क्या समझ नहीं आया ऑक्सीजन का? इधर 2 क्यों नहीं लगा? क्योंकि उधर 2 हैं, इधर भी कितने हैं? 2। अब आप कह रही हैं इधर 2 लगाऊं। समझ आ गया? चले अब हम जरा हिसाब किताब की तरफ जाते हैं। हिसाब किताब के मुताबिक 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद शाबाश 2 मॉलिक्यूल पानी के बनेंगे।
ये मैं नहीं बता रहा अपनी तरफ से, ये तो मैं कहां से देख के बता रहा हूं, इक्वेशन से, कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 2 मॉलिक्यूल पानी के बनेंगे। ये मैं तो नहीं बता रहा, ये मैं कहां से देख के बता रहा हूं, इक्वेशन से देख के बता रहा हूं। अच्छा बेटा मुझे एक जरा आप सवाल का जवाब तो दो, अगर 200 मॉलिक्यूल हुए तो ये कितने यूज होंगे? 100। कितने यूज होंगे? 100। तो बताओ ये कितने बनेंगे? 200। ये कैसे पता चला भाई? मुझे यहां से पता चल रहा है, समझ आ गया? जितना हाइड्रोजन होगा उससे आधा ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। हाइड्रोजन अगर 2 था तो ऑक्सीजन 1 इस्तेमाल हो रहा था। चलो बेटा आप मुझे बताओ कि अगर हाइड्रोजन मेरे पास 2000 होगा, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे? 1000। और पानी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2000। वेरी गुड। चलो अब दर्जन में बात करते हैं, दर्जन में बात करते हैं। शाबाश। अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास हाइड्रोजन 2 डजन है, तो मेरे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने डजन होंगे? 1 डजन। 1 डजन। और बताओ वाटर मॉलिक्यूल कितने डजन बनेंगे? 2 डजन। यहां तक समझ आ गया? बेटा मुझे नहीं लगता कि हम डजन्स में बात करनी चाहिए हमें केमिकल्स की। केमिकल्स को तो हम किस में डील करते हैं? मोल्स में। किस में डील करते हैं? मोल्स में। तो अगर मैं आज यहां लिख दूं कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन कितने मोल हुआ? 2 मोल। पदार्थ में कितने मोल हुआ? 2 मोल। तो बताओ ऑक्सीजन कितने मोल इस्तेमाल होगा? 1 मोल। और पानी कितने मोल बनेगा? 2 मोल। अब एक काम करते हैं कि हम 2 मोल का मास निकालते हैं, यहां पर 1 मोल का मास निकालते हैं, और यहां पर 2 मोल पानी का मास निकालते हैं। अब ये होगा हमारे पुराने नॉलेज का टेस्ट। शाबाश। बताओ मास निकालने का तरीकाकार क्या था? फार्मूला याद है आपको? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू mass is equal to molar mass and moles multiply by molar mass and molar mass and mole multiply. नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू ओनली मास ओवर मोलर मास, दैट्स इट। अब मसलन हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हमें हाइड्रोजन हमें कितने मोल दिया हुआ है? 2 मोल। तो शाबाश, हाइड्रोजन के लिए यहां लिखेंगे 2 मोल। हाइड्रोजन का क्या फाइंड करना है? मास। और हाइड्रोजन का मोलर मास हमें पता है कितना होता है? 2। H2 है ना, H2। हाइड्रोजन में H2 है। और शाबाश बताओ जल्दी से, H2 का मतलब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई 2। तो 2 इसका मोलर मास आएगा। 2 इंटू 2। शाबाश। मास निकालना है आपने, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। 2 इंटू 2 4 ग्राम। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कितने ग्राम है? 4 ग्राम। ये स्पीकर ऑफ कर। चलो बेटा आप जल्दी से बताओ, आप बताओ ऑक्सीजन हमारे पास कितने मोल है? 1 मोल। ऑक्सीजन 1 मोल का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। 1 मोल मास निकालना है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। 2 है ना, O2 32। 32 को 1 से जरब करेंगे तो क्या आएगा? 32 ग्राम। शाबाश। तो यहां पर आएगा 32 ग्राम। ओके बेटा आप बताओ जल्दी से, वाटर कितने मोल है? शाबाश 2 मोल। 2 मोल। वाटर के 2 मोल का मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? यही फार्मूला यूज करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। 2 मोल मास हमें निकालना है, जबकि वाटर का मोलर मास होता है 18। 18 ज़रब 2 कितना होगा? 36। 36 ग्राम मास। अब डियर स्टूडेंट्स एक जरा हिसाब किताब करें जरा, रिएक्टेंट साइड पे कितना मास है टोटल? 32 जमा 4 36। 32 जमा 4 36। प्रोडक्ट साइड पे भी कितना मास है? 36।
इसका मतलब जो चीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गई है उसने सिर्फ अपनी शक्ल चेंज की है। क्या शक्ल चेंज की है कि हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस था, वाटर क्या है, लिक्विड। ये दुनिया का कानून है, मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैस ना तो बनता है ना ही तबाह होता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होता है, चेंज होता है। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आपने देखा रिएक्टेंट किस में चेंज हुआ, प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो 32 जमा 4 36, और इधर भी कितना है 36। 36 ग्राम रिएक्टेंट 36 ग्राम प्रोडक्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। इज इट क्लियर? अब आप लोग एक काम करो, मेरे साथ एक और मिसाल आपने मुझे हल करके दिखानी है इसी पैटर्न पे। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे वो सॉल्व चाहिए। वो है जी नाइट्रोजन। शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, आपने मुझे जल्दी जल्दी बताना है। नाइट्रोजन मिलेगा हाइड्रोजन के साथ, मिलकर क्या बनाएगा, NH3। ये मैंने किस कानून के तहत इक्वेशन लिखी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सही हो गया। अब जल्दी से बताओ क्या बैलेंस है इक्वेशन? नहीं सर, बैलेंस नहीं है। इधर 2 नाइट्रोजन है, उधर 1 है, तो सर 2 लगाएं यहां पर, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। सर यहां पे क्यों नहीं लगा सकते जी आप 2? आप सीधी सीधी यहां पे 2 लगाए ना। मैं यहां पर नहीं लगा सकता, उससे फार्मूला खराब हो जाएगा। फार्मूले के अंदर प्रपोर्शन को मैं नहीं चेंज कर सकता। प्रपोर्शन क्या रहेगी, रेशो। प्रपोर्शन मैं बार बार बोलता हूं, रेशो। 2 एलिमेंट्स के दरमियान में जो रेशो है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, वो फिक्स है। जैसे NH3 है तो NH3 ही रहेगा। हां, उसके मॉलिक्यूल्स को मैं डबल कर सकता हूं, ट्रिपल कर सकता हूं बैलेंस करने के लिए। तो जैसे उधर 2 नाइट्रोजन थे, इधर 2 करने हैं, तो मैं यहां पे इसको इस तरह कर सकता हूं। शाबाश, बताओ हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, 6 हैं। इधर कितने हैं, 2, तो मैं यहां पे 3 लगा के बैलेंस। इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बैलेंस हो गए? यस। अब आगे हमने प्रूव करना है जितना रिएक्टेंट है, जितना रिएक्टेंट का मास है, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास है। चलो बेटा जल्दी से बताओ, शाबाश। अगर मैं बोलूं 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, अमोनिया के। ये मैंने खुद से तो नहीं बताया, कहां से देख के बताया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन कह रही है ना कि ये 1, ये 3 और ये 2। भाई 1 3 2 तो होते नहीं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स की तो तादाद मोल्स में हम डील करते हैं। तो शाबाश, बताओ पहले हम स्मॉल स्टेप, इफ दे आर 100 मॉलिक्यूल, ये कितने यूज होंगे, बोलो ना साथ, कितने यूज होंगे, 300। और ये कितने प्रोड्यूस होंगे, शाबाश 200। ये मुझे यहां से पता चल रहा है। अगर ये 1000, ये 3000, ये 3000 और ये 1000, ये मिलकर 2000 मॉलिक्यूल ये बनाएंगे। बहरहाल हमने हजारों में तो बात करनी नहीं है ना, हमने किस में बात करनी है, मोल्स में। तो शाबाश बेटा जल्दी जल्दी बोलिए, इफ इट इज 1 मोल, ये कितने मोल यूज होगा, 3 मोल। और ये कितने मोल प्रोड्यूस होगा, 2 मोल। मोल को किसमें चेंज करेंगे, मैस में। मोल को किसमें चेंज करेंगे, मैस में। आप खुद करोगे, चूंकि मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलती हैं तो मैं इसको फौरन कर रहा हूं। 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम होता है, 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम होता है। तरीका आपको बता दिया है, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, मास ओवर मोलर मास। वो फार्मूला लगा के आप ये मास निकाल लोगे, समझ आ गया। अमोनिया 34 ग्राम, 2 मोल अमोनिया 34 ग्राम होता है। कैसे निकालोगे, वही नंबर ऑफ मोल बराबर है मास बटा मोलर मास। कितने मोल अमोनिया, 2। मास आपने निकालना है, जबकि अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन होता है। अमोनिया का फार्मूला पहले लिखो ना मोलर मास निकालने के लिए, 14 जमा 1 ज़रब 3, हाइड्रोजन का 1 होता है।
तो टोटल आएगा 17। 17 जरा 2 कितना होता है? 34। शाबाश बताओ बेटा, 28 जमा 6 34। 28 जमा 6 कितना होता है? 34 ग्राम। और ये भी कितने ग्राम है? 34 ग्राम। mass can neither be created not be destroyed, it can convert one form to another form। जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस है, ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपको 9th क्लास में इक्वेशन बनानी आ गई है, फार्मूले भी आ गए, इक्वेशन भी आ गई, और क्या चाहिए? जितनी भी केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर कितने असूल लागू होते हैं? 2। कौन कौन से? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एसएलओ का पार्ट नहीं है, लेकिन क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कुदरत के अंदर भी कायनात के जितने भी असूल हैं, जितने भी फिनोमिनास हैं, जितने भी जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। केमिकल्स भी आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि ये है तो ये है तो इनके दरमियान में ये रेशो होगा, जब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मिलेगा तो इस रेशो के साथ मिलेगा। फॉलो कर रहे हैं आप? बड़ी क्लासों में जाके एक और रूल पढ़ोगे, लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल, क्या उसको बोलते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होते हैं कि बाद में जाके पता चला ऐसा भी होता है कि सम टाइम चीजें एक से ज्यादा तरीके से भी मिलती हैं। फॉलो कर रहे हैं? मसलन आपको H2 और O2 आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे कि कुछ केसेस में ऐसे भी मिला। एक तो रेशो थी ना 1:2, लेकिन यहां पे क्या रेशो आ गई? 2:2। सिंप्लीफाई करोगे तो 1:1। कुछ चीजें इसमें मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो हमारे लेवल पे नहीं है, वो बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। वो है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बनता है तो उसकी एक से ज्यादा तरह की प्रोपोर्शंस भी निकल सकती हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स रहेगा, ज्यादातर फिक्स रहेगा, लेकिन कुछ केसेस में आप इसकी चेंजेस भी देखोगे। आई होप स्टूडेंट्स इक्वेशन को क्राफ्ट करने के लिए जो मैंने आपके साथ आज डिस्कशन की है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथ करेगी, एसएलओ को समझने में मदद करेगी। कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम किताब के मुताबिक, एसएलओ के मुताबिक हर तरह की जो इक्वेशन है उसको देख लेंगे जो हमारे डोमेन के अंदर आती हैं। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।